वेलकम बैक एवरीवन। वी आर बैक टू आवर इकोनॉमिक सीरीज। फिर से आप सबका स्वागत है। हमारी जो हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स नई सीरीज स्टार्ट करी थी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थी। सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल टू डीपी एजुकेयर। जल्दी से जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इससे कि जितनी भी क्लास की अपडेट्स हैं, जितने भी नए अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं, नए क्लासेस आ रहे हैं, नई कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है या जो सीरीज चल रही है अभी उसकी कोई नई अपडेट आती है, नई क्लास आती है, तो उस सारी अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम से। आगे बढ़ते हैं। फिर से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो मेरी क्लास पहली बार करेंगे, उनके लिए बता दूं मेरा नाम विदुषी उपाध्याय है। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये अगर जो लोग ये क्लास पहली बार देखेंगे, सीरीज पहली बार देखेंगे, उनके लिए बता दूं कि ये एक हमारा रिविजन क्लास चल रहा है। ये अराउंड हमारे 15 से 20 क्लासेस हम लोग लेंगे। ये मैक्सिमम मैं बात कर रही हूँ कि हमारा जो यूपीपीएससी आरओ एग्जाम जो है, रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है, उसके लिए अब तो देखो फाइनल टाइम आ गया, पूरी सीरीज हम चला नहीं सकते, तो वो फाइनल टाइम के लिए जो हमें प्रिपरेशन चाहिए, जो हमें लास्ट में पॉइंटर्स चाहिए होते हैं कि फटाफट सारे चैप्टर्स पूरी बुक कुछ दिन में खत्म हो जाए, वो वाली सीरीज हम चला रहे हैं। किस सब्जेक्ट की? इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। ठीक है, अब देखो ये जो सीरीज है ये उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिन्होंने पहले कभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी है अपने स्कूलिंग टाइम पे। कॉमर्स में बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट्स में भी पढ़ते हैं, बट जो साइंस वाले हैं, अगर वो लोग एस्पिरेंट्स हैं यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं डीप में जाकर के। ये हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास सारी क्लासेस रहेंगी। इसमें हम बहुत ज्यादा जो कंटेंट है, बहुत ज्यादा जो चीजें हैं, वो स्टैंडर्ड जो हमारी प्रिपरेशन की स्टैंडर्ड बुक्स है, जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं आरओ के लिए, उस पर ना जा करके कुछ ही चीजें उसमें से हमने उठाई है अपने नोट्स में। और जो 90% स्लाइड में, इन पूरे पीपीटी में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, वो पूरा होगा एनसीईआरटी का। हमारी 4 एनसीईआरटीज हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग कल की वीडियो भी जाकर देख लेना, लास्ट वीडियो जो हमारी है उसको भी जाकर देख लेना। जो 4 एनसीईआरटीज है हमारी इकोनॉमिक्स की 11th-12th की टोटल मिला के 4 है, उसमें से 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो स्टेटिस्टिक्स की है, मैंने बताया था वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो स्टेटिस्टिक्स वाली जो बुक है वो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएससी के एग्जाम्स हो गए या बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए। ये सिलेबस हम लोग ने क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास करी थी, इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने किया था पूरा डिटेल में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, साथ ही साथ हमने किया था उनके बेस्ड एमसीक्यूज। अब उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से, ये मनी बैंकिंग नहीं चल रहा है, इसमें हमारे 2 टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसकी क्लास आज मैं लूंगी। वो है सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। इसमें सेंट्रल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, उसको एक लाइन में निपटा देंगे। हम लोग वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाने को जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे मेन एग्जाम के लिए, बट अभी इसमें हम लोग मेनली जो क्या आता है प्रीलिम्स के लिए, ये क्योंकि सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा कि सेंट्रल बैंक क्या है, कि कॉमर्शियल बैंक है, केंद्रीय बैंक क्या है, ये पूछा जाएगा नहीं। एमसीक्यूज में आएगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसमें से बताओ कि 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताओ कि कौन सा फंक्शन केंद्रीय बैंक का है, कि इन सब में से जो 4 काम लिखे गए हैं, इन सब में से कौन सा जो काम है वो कॉमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, जो उनके फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स की बात हो रही है। तो इसमें मेनली इस पूरी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस सेंट्रल बैंक के, फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक के। चलो, एक आगे बढ़ने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट क्लास में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी हमसे कि हमें हिंदी में भी कंटेंट चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी जितनी स्लाइड्स हैं उन सबका हिंदी वर्जन भी हमें चाहिए, हिंदी में भी नोट्स चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, आज का जो क्लास है, ये तो चलो जो चीजें हमने इंग्लिश में लिखी है वो तो लिखी ही है,
सारे नोट्स हमने हिंदी में भी प्रोवाइड किए हैं। ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। ये जैसे स्लाइड हो गई, इसका ये इंग्लिश में लिखा है नोट्स, ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी में नोट्स ये रहा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पीपीटी है, सारे नोट्स आपको हिंदी में भी दिए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। सेंट्रल बैंक को किस चीज का दर्जा दिया गया है? सेंट्रल बैंक को एपेक्स बॉडी का दर्जा दिया गया है, सर्वोच्च निकाय का दर्जा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सेंट्रल बैंक को या कॉमर्शियल बैंक को, इन दोनों में से कौन सा बैंक है जिसको एपेक्स बॉडी कहा जाता है या सर्वोच्च निकाय कहा जाता है? तो वो है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक आगे तो फंक्शन पढ़ेंगे, क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है कंट्री के बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक स्कूल है, स्कूल में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने मन की ना करें, वो एक सिस्टम से रहें, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उनको कौन देखता है? कुछ क्लास में मॉनिटर्स होते हैं जो देखते हैं कि क्लास में कोई बच्चा शैतानी तो नहीं कर रहा है। वैसे ही वो मॉनिटर्स को कंट्रोल करने के लिए कि वो कुछ दादागिरी ना करने लगे बाकी बच्चों पे, तो उनके लिए क्या होता है? उनके ऊपर टीचर्स आते हैं। ठीक है, टीचर्स को कंट्रोल करने के लिए कि टीचर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, या जो वो सही पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन होता है। तो ये सब कौन करता है? उसके ऊपर प्रिंसिपल आते हैं। तो वैसे ही बैंकिंग सिस्टम में भी जो कॉमर्शियल बैंक है, जैसे मान लो पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक सुना होगा आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा, कैनरा बैंक सुना होगा, तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको कोई चाहिए कि वो कोई उसको कंट्रोल करे। इन सबको अगर उनको कोई कंट्रोल करने वाली ऊपर कोई बॉडी नहीं बैठी है, ठीक है, तो क्या होगा? अपना अपना कॉमर्शियल बैंक अपने मन की करने लगेगा, अपनी मनमर्जी करने लगेगा, जो कि सही नहीं होगा। पीएनबी अपने मन का कुछ कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने मन का कुछ कर रहा है, ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया कुछ अपने मन का कर रहा है। तो इन सबको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए सारे कॉमर्शियल बैंक जितने भी हमारे देश में, तो उसके ऊपर एक बॉडी आती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सारे कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। पूरे कंट्री का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, उसको कौन कंट्रोल करता है? वो करता है सेंट्रल बैंक। As the functions of a central bank are distinct, there is only one central bank in a country. क्योंकि जो फंक्शंस है सेंट्रल बैंक के वो बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, बट उसमें से जो मेन जो एग्जाम में आते हैं वो अभी हमने आगे डिस्कस किए हैं। तो जो फंक्शंस है वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस है, ठीक है, और वो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग सेक्टर में उसका अलग अलग फंक्शन है कि वो कॉमर्शियल बैंक से अलग से डील करता है सेंट्रल बैंक सरकार से अलग से डील करता है। तो क्योंकि ये अलग अलग फंक्शंस है, इसीलिए कंट्री में सिर्फ एक बॉडी होनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंक है हमारे देश में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, जल्दी से उसको कमेंट करो, बाकी तो आगे हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एवरी फाइनेंशियली डेवलप कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। हर एक फाइनेंशियली जितनी भी डेवलप कंट्री, अगर कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो भी फाइनेंशियली डेवलप्ड है, जिसने अपना पैसा अच्छे से मैनेज कर रखा है या जिसका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड है, कोई भी हर आर्थिक रूप से विकसित देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, अब इसका एक एग्जाम्पल देखो कि जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। वैसे ही यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके में उसका सेंट्रल बैंक है। अभी आगे हम और भी कंट्रीज का सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब सेटअप किया था, कब उसको स्थापित किया गया था, कब उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था? आरबीआई का उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1934 में, आरबीआई एक्ट के अंदर में। ठीक है, कब उसको स्थापित किया गया था आरबीआई को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में।
अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि कब आरबीआई को स्थापित किया गया था, किस साल में। तो आप लोग लिखोगे 1934। कब आरबीआई ने काम करना स्टार्ट किया था, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कब आरबीआई का जो एक्ट है उसको लागू कब किया गया, कब आरबीआई सही मायने में उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। तो वो हुआ 1935। ठीक है, 1934 में एक सरकार एक्ट लेकर के आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंडर में आरबीआई को सेटअप किया गया। 1935 में आरबीआई ने ऑपरेशंस अपना स्टार्ट किया, आरबीआई ने काम करना स्टार्ट किया। अब देखो सीधे सीधे आते हैं मेन टॉपिक पे। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू, मुद्रा नियामक या निर्माण बैंक। अब देखो क्या कहते हैं, करेंसी रेगुलेटर या बैंक ऑफ इशू हमारे देश में ये तो हमने बचपन से सुना है, अपने पेरेंट्स से तो सुना ही होगा, अपने मम्मी पापा से, कि हमारे देश में कौन बनाता है करेंसी। जो हमारे हाथ में 500 रुपए का नोट होता है, जिसको हम चाट खाने में लगा देते हैं, या कभी डोसा मन कर गया खाए, तो हमारे जो भी हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, जो रुपए है, उसको कौन हमारे कंट्री में प्रिंट करता है, वो है आरबीआई। आरबीआई प्रिंट्स मनी ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। ठीक है, जितने भी डिनोमिनेशंस कंट्री में चल रहे हैं, 10 रुपए हो गया, या 10 रुपए का नोट हो गया, या 500 रुपए का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, जितने भी डिनोमिनेशंस चल रहे हैं, ठीक है, उन सबको कौन प्रिंट करता है, वो करता है आरबीआई, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। लेकिन 1 रुपी नोट, जो 1 रुपए का नोट आता है ना, इसको आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। इसको कौन प्रिंट करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। सारे डिनोमिनेशन जितने भी हैं उन सबको प्रिंट करता है आरबीआई, सिवाय 1 रुपए नोट के, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। ठीक है, बैंक टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है पैसों की, ठीक है, तो जैसे आम लोग हैं, ठीक है, कॉमन पब्लिक जो है, हमें जरूरत पड़ती है लोन की, तो हम बैंक के पास जाते हैं ना, कि भाई मेरा अकाउंट तो पंजाब नेशनल बैंक में है, ठीक है, और एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट, तो मुझे अगर आगे जाके कभी लोन की जरूरत पड़ेगी तो मैं किसके पास जाऊंगी, जिस भी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास मेरा खाता होगा, वहां से जाके मैं लोन मांगूंगी, या फिर मुझे अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं तो मैं उनके पास जाऊंगी। वैसे ही अगर सरकार को पैसों का लेन देन करना है, या फिर उसको अपना पैसा डिपॉजिट करना है, या कोई भी तरीके का बैंक से रिलेटेड काम करना है, तो वो किसके पास जाती है, सरकार। सरकार के लिए बैंक कौन सा है, सरकार के लिए जो बैंक की तरह काम करता है वो है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई एक तरीके से बैंक की तरह भी काम करता है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। दिस रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इज ऑफ अ फाइनेंशियल एजेंट टू द गवर्नमेंट, वेयर द आरबीआई कीप्स द डिपॉजिट्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे आरबीआई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे राज्यों के लिए, हमारी राज्य सरकार जितनी भी है देश में, उन सारे राज्य सरकारों के लिए बैंक की तरह काम करती है। साथ साथ जो हमारी केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके तौर पे भी, उसके लिए भी बैंक की तरह काम करती है। सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक के या भूमिक सरकार के राज्य कोषीय एजेंट की होती है, जहां आरबीआई केंद्र साथ ही साथ राज्य सरकारों की जमा राशि रखता है। जहाँ पे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जमा करते हैं अपनी जितनी भी मुद्रा है, राशि है, या फिर लोन वोन लेने का काम है तो वो भी करते हैं आरबीआई से। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, नकद भंडार का संरक्षण। ठीक है, ये तीसरा फंक्शन है आरबीआई का। एज पर लॉ कमर्शियल बैंक्स नीड टू कीप अ रिजर्व दैट इज इक्वल टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द एनडीटीटीएल। इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं जो हमारी पूरी सीरीज आएगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी। अभी खाली प्रीलिम्स के हिसाब से इतना पढ़ लो कि अभी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी वाले पार्ट पे, जब मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं पढ़ा रही थी उसमें ये डिस्कस किया था कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनका एक काम क्या होता है, उनका एक फंक्शन क्या होता है कि वो लोन देते हैं जनरल पब्लिक को, है ना, जैसे हमारे आपके जैसे लोगों को। लेकिन लोन देने के पहले
एक कंडीशन होती है कि आप लोन तभी दे सकते हो जब आपने इतना पैसा, आरबीआई कहता है कि जब आपने इतना अमाउंट ऑफ पैसा जितना हम बोल आपसे मांग रहे हैं आप हमारे पास जमा करोगे, उसके बाद आप चाहे जो लिमिट का लोन दे दो, ठीक है। तो वैसे ही तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं कि कैश रिजर्व। कैश रिजर्व मतलब जो भी पैसा कॉमर्शियल बैंक का जो पैसा है, जो एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक रखते हैं आरबीआई के पास, तो उसके कस्टडियन के तौर पे, उन कैश रिजर्व के कस्टडियन के तौर पे या संरक्षण के तौर पे आरबीआई काम करता है। कस्टडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का संरक्षण, टू कीप द रेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, अब इसको समझ लो अच्छे से। इसकी एक पूरी क्लास आएगी जब नया हम लोग डिटेल पूरा 2-3 महीने का बैच स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है कि मान लो अपनी कंट्री का जो पैसा है, हमारी कंट्री में रुपए चल रहा है ना, रुपीज, तो रुपीज का कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के करेंसी से। मान लो कि अभी ऐसे कभी कभी हम लोग बोलते नहीं कि अभी डॉलर से क्या रेट चल रहा है रुपीज का, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर आई गेस 56 वगैरह चल रहा है, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 56 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो एक कंट्री मान लो ये कुछ समय बाद बढ़कर के 62 हो जाती है। पहले हम 1 रुपए से ऐसे समझो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। मान लो 2016 की बात करते हैं, 2016 में 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमें कितने रुपए में मिल रहा था जब हम 56 रुपीज दे रहे थे। अब ये क्या हुआ, 2018 की बात करते हैं, 2017 में भी ये उतना ही रहा। 2018 में क्या हुआ, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया 62 रुपीज। यहाँ पे हम 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीद रहे थे 56 रुपए से, यहाँ पे 2018 में क्या हो गया, अब हमें और महंगा पड़ गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम खरीद रहे हैं 62 रुपीज से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 56 से जब बढ़ करके हमारी कंट्री का 62 पे आया 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को लेकर के, तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है, जो रुपीज की वैल्यू है, वो कम हो गई, वो घट गई। तो ये जो घटना बढ़ना वाला सिचुएशन होता है ना हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू का, तो उसको मैनेज कौन करता है, वो आरबीआई करता है। जो फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल रखना, कि अचानक से हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू घट ना रही हो कहीं पे किसी और कंट्री के कंपैरिजन में। यूजुअली सारी कंट्रीज डॉलर को ही एक्सेप्ट करती हैं, यूएस डॉलर्स को, उसी के बेसिस पे अपना फॉरेन एक्सचेंज कंट्री का स्टेबल करने का, मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। ये हो गया हमारा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अब देखो अंतिम उपाय का ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब कि जब कहीं पे लोन ना मिल रहा हो, ठीक है, किसी बैंक को, तो उसको लोन कौन देगा, उसको लोन देगा आरबीआई। आरबीआई ग्रांट करता है अकोमोडेशन कॉमर्शियल बैंक्स को, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बिल ब्रोकर्स को आदि। किसके फॉर्म में, कोलैटरल। कोलैटरल होता है कि किसी चीज को गिरवी रखना, ठीक है, तो कोलैटरल एडवांसेस के फॉर्म में या रीडिस्काउंट्स के फॉर्म में। और ये कदम क्यों उठाता है आरबीआई, ये कदम उठाया जाता है किस सिचुएशन में, इन द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, जिससे कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है कंट्री का उसको कोलैप्स होने से बचा सके, ठीक है। This lending is done on the basis of government securities, treasury bills, government bonds. तो जब कहीं पे किसी कॉमर्शियल बैंक को, और यहाँ पे याद रखना कि आरबीआई सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को लोन नहीं देता है, वहां पे अलग अलग हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनको आरबीआई लोन्स देता है। जब कहीं से किसी को लोन ना मिल रहा हो, ठीक है, तब वो आता है, वो कॉमर्शियल बैंक आता है आरबीआई के पास। लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है अंतिम वक्त पे,
ठीक है। और ये जो आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या ब्रोकर्स को, वो कोई चीज जब वो लोग गिरवी रखेंगे अपनी, ठीक है, या तो कैश रिजर्व्स को गिरवी रखें या गोल्ड को अपने गिरवी रखें, तो इन सबको गिरवी रखने के बाद कोलैटरल एडवांसेस के दम पे आरबीआई इनको लोन देता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट फ्लो इन द कंट्री, जो भी क्रेडिट चल रहा है कंट्री में उसको रेगुलेट करता है दो मेथड के द्वारा, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, तो हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी वाले लेक्चर में क्वांटिटेटिव मेथड्स को, क्वालिटेटिव मेजर्स को, मेथड्स को अच्छे से पढ़ा था। क्वालिटेटिव पे कम फोकस किया था क्योंकि उस पे खाली क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि इसमें से कौन सा मेथड क्वालिटेटिव है या इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है। बट जो क्योंकि क्वांटिटेटिव वाला इसमें फॉर्मूलाज और इन सब चीज, ये सब चीजें ज्यादा है, तो आई गेस इसी वजह से इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्रेडिट क्या होता है? जो लोन चल रहे हैं, जो लोन का लेन देन चल रहा है पूरे देश में। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है पूरे देश का। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी हमने क्या पढ़ा था? मॉनेटरी पॉलिसी होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कि आरबीआई जो किसी देश का सेंट्रल बैंक है, वो जो देश में जितना भी मनी सप्लाई है, मुद्रा जितनी भी अवेलेबल है, जितनी भी अभी हमारे देश में मुद्रा है, वो टोटल मिला करके कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उसको बढ़ाना है, घटाना है, महंगाई देख करके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देख करके, उन सबको मैनेज करना मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रेडिट चल रहा है, ठीक है, मान लो अचानक से कॉमर्शियल बैंक, किसी कोई कॉमर्शियल बैंक ले लो, कैनरा बैंक ले लेते हैं, कैनरा बैंक, या फिर कैनरा बैंक के एग्जांपल ले चुके हैं हम लोग, इंडसइंड बैंक लेते हैं। तो मान लो इंडसइंड बैंक है, उसके पास अब क्योंकि लोगों ने पैसा अपना ज्यादा उसके इंडसइंड बैंक के पास डिपॉजिट किया, तो उसके पास ज्यादा पैसे आए। मान लो मुझे पैसे जमा करने हैं बैंक में कि बाद में 20 साल बाद जाकर के मैंने एक स्कीम ली है जो कि 20 साल बाद मुझे 20,000 मैंने जमा किया, हर महीने मुझे 2,000 जमा करने हैं अगले 20 साल तक, जिसके बदले मुझे 2% का हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। 20 साल बाद मुझे वो पूरी जो जितनी भी राशि है वो मुझे मिल जाएगी। तो इसीलिए लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब जो मैंने पैसे दिए हैं वो 20 साल तक जो कॉमर्शियल बैंक है अपने पास तो रखेंगी नहीं, वो उसको वही पैसे को किसी और को जितनी जरूरत होती है उठा करके लोन के तौर पे दे देते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अगर मान लो किसी एक सिचुएशन में इंडसइंड बैंक के पास पैसे ज्यादा आ गए, लोग क्योंकि पैसे उसके पास ज्यादा जमा कर रहे हैं, तो अब उसके पास पैसे ज्यादा जमा किए हुए आ गए, तो वो ज्यादा लोन भी देगी। तो ज्यादा लोन देने से कई बार इन्फ्लेशन डिप्रेशन वाला सिचुएशन प्रॉब्लम कंट्री में आ जाता है, और इस प्रॉब्लम को क्रेडिट जितना भी है उसके अगर वो अचानक से ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी उसको अवॉइड करने के लिए आरबीआई यहाँ पे एंटर करता है, आरबीआई मेजर्स लेता है। अब इसके दो मेथड्स है, क्वांटिटेटिव मेथड जिसमें हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, एसएलआर में हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर पढ़ा था। ये सारे मेथड्स आ जाते हैं क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में मॉरल स्टेशन वगैरह आ जाता है, तो सारा लेक्चर जाके देख लो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जैसे कॉमर्शियल बैंक हमारा पैसा रखता है अपने पास, क्योंकि मेरे पास जितना भी अभी राशि है, मान लो 2,000 रुपए है, तो मैं जाकर जमा कर दूंगी कि उस पर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कुछ समय बाद। तो वैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स भी उनके पास उनको जो पैसा होता है उसको, सारे पैसे को जितने उनके पास होते हैं सब लोन के तौर पे नहीं दे देते हैं, कुछ कुछ वो थोड़ा अमाउंट वो आरबीआई के पास रखते हैं जिसपे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। सेंट्रल बैंक जो है क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम करता है बाय प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू कमर्शियल बैंक इन ट्रांसफरिंग एंड सेटलिंग देयर म्यूचुअल क्लेम्स। आरबीआई जो है वो होल्ड करता है रिजर्व्स कमर्शियल बैंक के और फैसिलिटेट करता है, मतलब वो किसके तौर पे काम करता है, क्लियरिंग द चेक्स बाय ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन बैंक्स। प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग वाला टॉपिक छोड़ दो, ये आएगा नहीं एग्जाम में। तो जैसे हम पैसा डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक अपनी बैंकिंग की सर्विसेज लेता है आरबीआई से।
एग्जाम्पल्स, फेडरल रिजर्व, यूएसए में सेंट्रल बैंक कौन सा है? यूएसए का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व। देन चाइना में है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। यूके का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूरोपियन यूनियन, ईयू जैसे कहते हैं, यूरोपियन यूनियन उसका है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोप में यूरोपियन यूनियन क्या चीज होती है? यूरोप में अलग अलग कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक नहीं है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने एक अपना संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना रखा है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और उन सब कंट्रीज का एक कॉमन सेंट्रल बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब आते हैं हमारे इस लेक्चर के दूसरे टॉपिक पे जो कि है कॉमर्शियल बैंक। तुम लोग भी पी लो पानी वानी। अब देखो कॉमर्शियल बैंक, हमने ये देखा था कि कंट्री के जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको कौन हेड करता है, उनको कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, वो है हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। अब उनके अंडर में कौन से बैंक आते हैं? वो है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डेली लाइफ में। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हमने सुना होगा कि कभी छोटे थे तो सुना होगा कि मम्मी पापा बोल रही हैं बैंक में इतने पैसे जमा करो या बैंक चले जाओ कुछ पैसे निकालने हैं। वो तो आजकल के समय में हो गया ना, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, तुरंत तुरंत बैंकिंग हो गई। 10 रुपए का 19 रुपए का नेट रिचार्ज कर लिया जो कि आज 29 रुपए का हो गया तुरंत तुरंत। पहले दुकान जाना पड़ता था अगर आपको नेट रिचार्ज कराना है तो ये सारी जितने भी बैंक वाले सिस्टम है, बैंकिंग वाला काम, वो आजकल जैसे फोन पे होता है। पहले भी फोन पे था बट उसको नेट बैंकिंग उतना लोग यूज नहीं करते थे उतनी, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी लोगों को। आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। तो पहले लोग छोटे छोटे काम के लिए भी, जो भी बैंक से रिलेटेड काम है, छोटे छोटे काम के लिए भी बैंक जाते थे, ब्रांच पे जाते थे। तो वी मस्ट हैव विजिटेड बैंक्स अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी। अब तो हम बड़े हो गए तो हम भी जाते रहते हैं, बैंक्स जाते रहते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी जाते रहते हैं। कॉमर्शियल बैंक देखो, सेंट्रल बैंक आरबीआई किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? कॉमर्शियल बैंक्स को, ब्रोकर्स को, साथ ही साथ जितनी भी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए कौन सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंकिंग की? वो प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट जनरल पब्लिक से और लोन देता है कंजम्पशन एक्टिविटीज के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन समझाए हैं, फ्लो चार्ट बना के समझाए, आगे डिटेल में भी समझाए। लेकिन उसके पहले ये चीज समझ लो कि कॉमर्शियल बैंक जो है, ठीक है, उसके दो प्राइमरी, ठीक है, जो प्राथमिक दो काम है उसके, वो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? हम जैसे जनरल लोगों से, पब्लिक से, कॉमन पब्लिक से डिपॉजिट्स लेता है। किस चीज की डिपॉजिट? राशि की, धनराशि, मुद्रा, ठीक है। तो हमसे पैसे लेता है और अलग अलग पॉलिसीज होती हैं उसकी, अलग अलग स्कीम्स होती हैं कॉमर्शियल बैंक की कि 5 साल के लिए आप हर महीने इतने पैसे जमा करो तो आपको हर महीने उस पर 2% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक साथ कुल मिला करके आपको 5 साल खत्म होने पे आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो उस टाइप की बहुत सारी स्कीम चलाता है कॉमर्शियल बैंक। इस वजह से लोग बैंक के पास पैसे जमा करते हैं। दूसरा पहले रीजन होता था सेफ्टी के चक्कर में कि घर में पैसे रखने से अच्छा है कि एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया, उसमें पैसे जमा कर देंगे। तो
हम जैसे जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। दूसरा है प्रोवाइड करना लोन। अब मान लो मुझे मान लो एक कोई फार्मर है, ठीक है, उसको अपनी बेटी की शादी करानी है। अब उसके पास शादी का टोटल खर्चा आया 40,000 और जो 20,000 हैं उसके पास, 20,000 तो है उसके पास, बहुत सालों से उसने इकट्ठा किए। अब भी अगले 20,000 मान लो कोई उसे नहीं दे रहा, कोई गांव में उसे नहीं दे रहा है, उसका कोई रिलेटिव उसे नहीं दे रहा, तो वहां पे कौन काम आएगा उसके? ऐसी सिचुएशन में कौन उसको लोन देगा? वो देगा कॉमर्शियल बैंक। तो दूसरा काम क्या होता है, दूसरा प्राथमिक काम क्या होता है कॉमर्शियल बैंक का? प्रोवाइड करना लोन, जनरल पब्लिक से पैसे लेना, दूसरा जनरल पब्लिक को लोन देना। कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड। कॉमर्शियल बैंक्स का जो मेन एम होता है वो होता है लाभ जितना भी वो उठा सके, जितने कस्टमर्स हैं उनके, उन सबसे लाभ के आधारित जितने भी बैंक्स होते हैं वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक। एक और चीज यहाँ पे है, बाय कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो लोन क्यों देते हैं? वो खाली डिपॉजिट्स जमा करके भी तो अपना काम चला सकते हैं। लोन क्यों दिया जाता है? लोन बेसिकली दो पर्पस के लिए कॉमर्शियल बैंक देते हैं। कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। जो आम लोग हैं, ठीक है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको लोन दिया जाता है उनके कंजम्पशन के लिए, उनकी डेली लाइफ में अगर कोई उनको अचानक से जरूरत पड़ गई, ठीक है, मान लो मुझे घर बनवाना है, मैं तो नौकरी करती हूँ, मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना है कि मुझे कहीं और पैसे लगाने हैं, तो मुझे अगर पैसे चाहिए कि मान लो मुझे घर बनवाना है या मान लो मुझे कार लेनी है ना, तो उसके लिए मुझे 5 लाख का लोन कौन देगा? मुझे कॉमर्शियल बैंक देगा। तो जब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए, किसी पब्लिक के लिए नहीं कि मैं 10 और चीजें लगा रही हूँ या मैं आप कहीं बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ जिससे मेरा और पैसा बनेगा, कार खरीदने से मेरा और पैसा बनेगा थोड़ी ना, बल्कि मेरे डेली लाइफ में पैसे का खर्चा होगा, पेट्रोल वगैरह डलवाना पड़ेगा ना। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जब वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के लोन जिसमें कि लोगों को अपने पर्सनल यूज के लिए, काम के लिए लोन चाहिए होता है, अगर मुझे अपनी कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, घर बनवाना है, उस टाइप के लोन्स होते हैं कंजम्पशन टाइप ऑफ लोन्स, जिसमें हमारा पर्सनल यूज होता है। इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ लोन्स कौन से होते हैं कॉमर्शियल बैंक जो देते हैं? वो होता है कि मान लो मेरा एक बिजनेस है और वो बिजनेस क्या है, मेरा जो बिजनेस है वो है, मेरा एक स्कूल है, ठीक है, अभी तक मेरे पास एक ही ब्रांच थी, अब मैंने 2-3 साल से इकट्ठा कर करके बहुत आराम से बहुत कटौती करके अपने खर्चों में पैसे इकट्ठा किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे नया ब्रांच खोलने, मुझे एक बहुत अच्छी जमीन दिख रही है जहां पे मैं अपनी नई ब्रांच खोल सकती हूँ, तो वहां पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बहुत अच्छा मौका दिख रहा है कि मैं एक ब्रांच खोल सकती हूँ, और तो मुझे बचे हुए 15 लाख कहाँ से मिलेंगे? मैं कॉमर्शियल बैंक के पास जाऊंगी। अब देखो, जो स्कूल खोलने पे, स्कूल जब मैं नया ब्रांच खोल रही हूँ उसमें एडमिशन होंगे तो उसमें मेरा फायदा है, तो जब मैं पैसा कहीं लोन लेकर के और वो पैसा कहीं लगा दे रही हूँ, कंजम्पशन में हम पैसा लेकर के खाली खर्च कर दे रहे हैं तुरंत, है ना, यहाँ पे पैसा लेकर के कहीं लगाने पे, कहीं खर्च करने पे वापस से पैसा जनरेट हो रहा है, वापस से पैसा आ रहा है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं स्कूल खोलूंगी, अगर जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ लोन्स मिलते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स का सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंट्री की इकोनॉमी में, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिल करते हैं शॉर्ट एंड मिड टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं,
वो जो हम जैसे जनरल जो पब्लिक है वो तो जाते ही हैं कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने या अपने पैसे डिपॉजिट करने, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी जो लोन लेने का काम है उसके लिए किसको अप्रोच करती हैं? कॉमर्शियल बैंक को। और उन इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन्स या मिड थोड़े उनसे बड़े मिड टर्म काइंड ऑफ जो लोन्स हैं उनको फाइनेंशियल लोन उनको कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक। अब देखो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के दो टाइप के फंक्शंस हैं, एक है प्राथमिक यहाँ पे बैंक्स नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शंस होंगे। प्राइमरी बैंक्स नहीं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, अब इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी 5-6 चीजें आती हैं, इसके अंदर 3-4 चीजें आती हैं, देखते हैं। प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं? कॉमर्शियल बैंक जो करता है वो है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स क्या करता है? वो अलाउ करता है कस्टमर्स को कि वो क्रेडिट कर सके फंड्स टुवर्ड्स द अकाउंट्स फॉर अप टू अ सर्टेन लिमिट। दीज डिपॉजिट्स, इनको कौन प्रेफर करता है? इनको प्रेफर किया जाता है उन इंडिविजुअल्स के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो विद अ फिक्स्ड इनकम यूटिलाइज टू क्रिएट सेविंग्स ओवर टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लें एग्जाम्पल? मैं आप लोग को एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाले में समझा चुकी हूँ अच्छे से। इसमें डायरेक्टली बस इतना समझ लो, जिन लोगों की एक फिक्स्ड इनकम होती है, ठीक है, उनको सेविंग्स डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये प्रिफर्ड कैटेगरी होती है कि जिन लोगों की या जिन इंडिविजुअल्स की फिक्स्ड इनकम है वो अपना सेविंग्स कुछ कुछ समय पे दे करके वो प्रोवाइड कर सके, वो सेव कर सके उतने पैसों को। इस वजह से सेविंग डिपॉजिट का काम जो है कमर्शियल बैंक उन प्रेफर्ड इंडिविजुअल्स, उन लोगों के साथ करता है, उन लोगों को ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। और इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। यहाँ पे आप मतलब जैसे मैं जा रही हूँ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला क्या है कि इसमें अगर मैं जा रही हूँ करंट जो अकाउंट अगर मैंने खुलवाया, मैंने सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवाया, मैंने करंट अकाउंट खुलवाया, तो यहाँ पे कोई ऐसी एज सच लिमिट नहीं होती है, मैं अपनी स्कीम खुद से चूज कर सकती हूँ। देन आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो है वो दे कम विद अ प्री डिटरमाइंड लॉक इन पीरियड। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज टाइम डिपॉजिट्स एज द फंड्स आर डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। को हम समझते हैं फ्लो चार्ट के जरिए। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में ये दोनों इसके अंडर ही आ जाएंगे। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट के तौर पे पढ़ना, मैंने यहाँ फ्लो चार्ट इसका बनाया नहीं है। देखो दो टाइप के डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करना, लेना, ठीक है, जमा करना पैसे जो पब्लिक जमा करती है कमर्शियल बैंक के पास पैसे, तो इसको ऐसे समझो। अब डिपॉजिट्स किस किस टाइप के होते हैं? ये एक फंक्शन हो गया कमर्शियल बैंक का। इसमें जो डिपॉजिट्स हैं अब लोग डिपॉजिट तो कर रहे हैं, पैसा जमा तो कर रहे हैं, लेकिन उन डिपॉजिट्स की कैटेगरी है, दो टाइप के हैं वो डिपॉजिट्स। एक डिपॉजिट है सेविंग्स डिपॉजिट, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो एफडी। फिक्स डिपॉजिट नहीं सुना होगा, लेकिन एफडी कभी ना कभी तो सुना होगा कि आपकी मम्मी कह रही हो कि इतने पैसों को उठा के एफडी कर दो बैंक में, सुना है कि नहीं? एफडी। तो फिक्स डिपॉजिट नहीं सुना होगा, एफडी सुना होगा। एक कैटेगरी होती है, एक टाइप का डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट।
दूसरा होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग्स डिपॉजिट को रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, अब दोनों में फर्क समझो क्या होता है। मान लो फिक्स डिपॉजिट्स की बैंक में अलग पॉलिसीज होती हैं, अलग स्कीम्स होती हैं, और कॉमर्शियल बैंक में आरडी की रिकरिंग डिपॉजिट या जैसे हम सेविंग डिपॉजिट कहते हैं उसकी अलग स्कीम होती है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप एक बार में, मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए इस समय, तो मैं एक बार में एफडी की कोई स्कीम जो मुझे पसंद आ रही है वो चूज करूंगी और एफडी कर दूंगी, उन पैसों को जमा कर दूंगी एक बैंक के पास। अब मैं जितने समय तक के लिए, ये मान लो मैंने उन पैसों को बैंक के पास छोड़ दिया, बैंक के पास 3 साल तक हाथ नहीं लगाया, तो हर महीने मुझे उन 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मुझे कुछ अमाउंट ऑफ पैसा वो मेरे उन 2 लाख के साथ जुड़ता जाएगा। यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आपने एक ही बार में पैसे जमा कर दिए, कि ये नहीं कि आपको हर महीने पैसे जमा करने हैं। ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट या सेविंग्स डिपॉजिट में होता है कि हर महीने पैसे जमा किए जाते हैं। रिकरिंग मतलब कि हर महीने, हर कुछ समय पे कोई चीज जमा कर रहे हो आप। तो आरडी क्या होता है कि ये बेसिकली उन लोग को दिया जाता है जिनकी एक फिक्स्ड सैलरी होती है, कि मान लो मुझे बैंक, कोई भी बैंक है वो लोन कब देगा, पहले वो मेरी सैलरी देखेगा कि ये नौकरी पेशा वाली लड़की है कि नहीं, ये जो पैसा हमसे ले रही है वो हमें वापस कर सकती है कि नहीं। तो वैसे ही जब डिपॉजिट करते समय भी वो मेरी सैलरी देखेगा कि मैं जॉब करती हूँ कि नहीं, मेरी अर्निंग कितना कमाती हूँ मैं। तो वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट में मान लो इसमें होता है कि हर महीने मैंने कोई स्कीम चुनी जिसमें मुझे हर महीने 5,000 रुपए जमा करने हैं, जिसमें मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और वो लेकिन उसमें टाइम पीरियड भी दिया रहता है कि कितने समय तक के लिए ये पूरा चलेगा, आपको कितने महीने तक के लिए आपको ये पैसे देने हैं। इसमें एक चीज होती है कि अगर मान लो 5 साल की मैंने कोई स्कीम ली थी और 3 ही साल में मुझे कोई जरूरत पड़ गई और पैसे मैंने विड्रॉ कर लिए, तो वो इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलेगा। आप समझ में आया सेविंग्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में फर्क क्या होता है? अब देखो, करेंट डिपॉजिट्स ये एक और टाइप के डिपॉजिट्स हैं। मतलब इसको मैंने बस मेंशन किया है, इस पर कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे करेंट डिपॉजिट पे। करेंट डिपॉजिट अलाउ करता है अकाउंट होल्डर्स को कि वो डिपॉजिट कर सकें और विड्रॉ कर सके मनी जब भी उन्हें जरूरी हो। इन सम केसेस करंट अकाउंट्स आल्सो ऑफर ओवरड्राफ्ट अंटिल अ प्री स्पेसिफाइड लिमिट टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। ये लाइन छोड़ो, ठीक है, इतना समझो। करंट डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आपने समझ लिया कि उसमें लिमिट होती है, उसमें एक टाइम पीरियड दिया रहता है कि आप कितने समय तक विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अगर पैसे जमा कर रहे हो, आपने पैसे फिक्स किए हैं, फिक्स डिपॉजिट में लगाए हैं, तो आपको 3 साल के पहले नहीं निकाले। सेविंग डिपॉजिट में भी यही होता है कि आपको ये दिया रहता है कि आपने 5 साल की स्कीम जो है, अगर आपको 5 साल तक पैसे जमा करने हैं, अगर आपने वो स्कीम तोड़ी, आपने 20 में से पैसे सारे विड्रॉ कर लिए, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट जितना भी आपको हर महीने मिल रहा था। करंट डिपॉजिट ये होता है कि आप हर महीने, मान लो मेरी जो सैलरी है वो मुझे कैश में नहीं मिलती है, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट नहीं कंपनी भेज देती है, तो मैं कभी भी जा करके अगर मुझे जरूरत पड़ रही है कैश की, तो मैं एटीएम से जाकर अपने पैसे निकाल सकती हूँ, कैश निकाल सकती हूँ। तो इसमें कहीं पे मेरा कुछ कट नहीं रहा है पैसा अगर या इंटरेस्ट नहीं कट रहा, तो वो होता है करंट डिपॉजिट। ये 3 टाइप के डिपॉजिट्स हो गए। प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन प्रोवाइड करता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी वाले में। प्रोवाइड करना लोन्स जब जरूरत हो, क्रेडिट क्रिएशन। अब ये देख लो, ये वाला जो फंक्शन है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या पता है इस पर क्वेश्चन भी आ जाए। क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि देश में जितने भी पैसे अभी हैं
कि जितनी भी धनराशि रेगुलेट हो रही है, जितने भी रुपए हमारी कंट्री में अभी चल रहे हैं, वो कौन बना रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि पैसे कौन प्रिंट करता है या पैसों को कौन बनाता है। मैंने पूछा है कि क्रेडिट जो चल रहा है, कितने पैसे चल रहे हैं इकोनॉमी में, कितने पैसे जो हैं, जितने पैसे अभी टोटल अमाउंट जितना भी है हमारी कंट्री के पास, उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, उनका क्रिएशन, क्रेडिट का क्रिएशन कौन कर रहा है, करेंसी का नहीं, तो वो है कॉमर्शियल बैंक। अब इसमें मैं डिफरेंस समझाती हूँ। जब मैं जब 12th में थी, 12th में 11th में एक बार हुआ था, हमारे इकोनॉमिक्स के सर ने, अर्थशास्त्र के जो टीचर थे हमारे, उन्होंने एक चीज एक फैक्ट ऐसे बता दिया था जो सिलेबस का भी नहीं था। टोटल 100%, मान लो जितने भी पैसे हैं कंट्री में अभी टोटल इंडिया में, उसमें से खाली 5%, ठीक है, 5% जो हमारी कंट्री में पैसे, जो 100% में से खाली 5% पैसों को, रुपयों को आरबीआई ने प्रिंट किया है। ठीक है, उसके अलावा जो 90% बचे हुए रुपए हैं हमारे पास, जितनी भी धनराशि हमारे देश में, जितनी भी मुद्रा है हमारे देश में, वो हवा में चल रही है। वो एक क्रिएटेड है लेकिन हवा में चल रही है। पूरी कंट्री में एक सर्कुलेट तो हो रही है, लेकिन हमारे पास कैश में नहीं है। खाली 5% पैसा जो है वो प्रिंटेड है, बाकी 9% भी है, बट वो हार्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ। मैंने बोला, कल मान लो कि मैंने बोला कि पापा मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए, ठीक है, एक मान लो मैंने अपने पापा से बात की, पापा से नहीं, मैं अपने छोटे भाई से बात कर रही हूँ जो कि अभी प्राइमरी स्कूल में है। तो किसी बात पे मैंने उसको बोला मेरे पास अभी 20,000 रुपए मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगी, जब तुम्हारा बर्थडे होगा तब मैं तुम्हें दिलाऊंगी। तो मेरे भाई ने क्या बोला कि वो मेरा पर्स ले आया, ठीक है, उसने बोला कि तुम्हारे पास तो खाली अभी 500 का नोट है, 100 के नोट है, तो तुम कैसे बोल रही हो कि तुम्हारे पास 20,000 रुपए है। तो मैंने उसको मान लो दिखा दिया अपना फोन पे, ठीक है, अपना, या फिर HDFC का जो बैलेंस चेक करने वाला जो ऑप्शन होता है उसको खोल करके दिखा दिया कि देखो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। ठीक है, अब दिखाना पड़ेगा भाई, ईगो बात आ गई कि पैसे हैं मेरे पास। तो क्या बोल रहा है वो, अब इसमें सोचने वाली बात है ना कि खाली देखा जाए तो अगर मैं टच कर सकूं, मैं अपने हाथ में ले सकूं, तो वो खाली 700 रुपए है मेरे पास। 500 का एक नोट है, 200 के नोट है, बाकी 20,000 जो है वो खाली मैं बोल रही हूँ, खाली वो सॉफ्ट फॉर्म में मैं कह रही हूँ कि हाँ मेरे पास है। वो 20,000 मैं कैश निकलवा सकती हूँ जब मैं ATM जाऊं, लेकिन निकलवाई तो नहीं हूं ना अभी तक। तो उसका क्या मतलब है कि वो हवा में है मेरे पास पैसे, उनको मैं यूज कर सकती हूँ। तो वैसे ही 90% जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में, मान लो आज के समय तो मैं मानूंगी कि ऑनलाइन फॉर्म में पैसे चल रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे चल रहे हैं, बाकी 5% हमारी कंट्री में कैश है। और ये सुनने के बाद जब सर ने बताया था तो एकदम हमारा दिमाग घूम गया था कि खाली 5% पैसे RBI प्रिंट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो क्रेडिट क्रिएशन। हमारी कंट्री में पैसे बना कौन रहा है कि कौन पैसे जो और कौन जनरेट कर रहा है। करेंसी प्रिंट तो कर दी RBI ने, अब उसके बाद और कैसे उसको सर्कुलेट कौन करेगा, वो करेगा कमर्शियल बैंक। यहीं पे एक और फैक्ट समझ लो इसी से रिलेटेड। मुझे पता है बहुत सारे लोग के डाउट आएंगे क्रेडिट क्रिएशन में। हमने देखा था कि कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन हैं। पैसे आप डिपॉजिट करना, ठीक है, पैसे एक्सेप्ट करना, जो जनरल पब्लिक पैसे दे रही है कॉमर्शियल बैंक को, उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है, उनको उन डिपॉजिट्स को लेना। दूसरा प्रोवाइड लोन प्रोवाइड करना लोगों को। ये 2 मेन काम है, प्राइमरी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक के ये दोनों है। तो मान लो 2023-24 में, इस एक साल में बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि एक टाइप का कॉमर्शियल बैंक है, कितने पैसे एक्सेप्ट किए डिपॉजिट के फॉर्म में, मान लो 250 करोड़, ठीक है।
250 करोड़ 2023 से 24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें बैंक ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ रुपए लोगों से टोटल मिला के एक्सेप्ट किए। देश भर में इसकी ब्रांचेस हैं भाई। तो क्या होगा, अब इन 250 करोड़ को वो अपने पास रखेगा तो नहीं, ठीक है, कुछ पैसों को छोड़ करके वो मैक्सिमम पैसे वो लोन के तौर पे प्रोवाइड कर देगा उन लोगों, उन कस्टमर्स को, अपने जो बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को जो लोन मांग रहे हैं, पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, लोन मांग रहे हैं। तो यहाँ पे 250 करोड़ पैसे एक्सेप्ट किए, अब इनको लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। यहीं पे डिपॉजिट में हमने देखा था कि इंटरेस्ट भी मिलता है जनरल पब्लिक को पैसे जमा करने पे। तो यहाँ पे पैसे का क्रिएशन हुआ, पैसे का क्रिएशन हुआ ना, और पैसे जनरेट हुए। 10 रुपए किसी व्यक्ति ने जमा किए जनवरी में, ठीक है, जनवरी में 10 रुपए जमा, 10 के 100 रुपए मान लो, 100 रुपए जमा किए किसी व्यक्ति ने, उसमें उसको इंटरेस्ट रेट लगने के बाद वो पैसे कितने हो गए, वो पैसे हो गए 115 रुपए। तो ये जो 15 रुपए का डिफरेंस आया, 15 रुपए जो उस व्यक्ति को इंटरेस्ट लगने के बाद मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे जो 15 रुपए का क्रिएशन है, ये जो क्रेडिट क्रिएट हुआ, ये किसने किया, कॉमर्शियल बैंक ने किया। ये हो गया डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाला। जब कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मान लो उसने किसी व्यक्ति को जिसने उससे किसी व्यक्ति को उसने दिया था पैसा, 2 लाख रुपए, ठीक है, मान लो 2 लाख रुपए किसी को उसने दिए थे लोन। अब वो व्यक्ति उसको हर महीने उसने क्या रखा है, हर महीने उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए एक साथ नहीं वापस करने हैं। जिसको उसने लोन दिया, मान लो श्याम को उसने लोन दिया है, श्याम करके एक पर्सन है, तो श्याम ने कौन सी स्कीम ली है, जिसने उसे 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए हर महीने बैंक को वापस करने हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लगेगा श्याम के ऊपर। 20,000 रुपए तो वो देगा ही, ये 20,000 रुपए जो उसने पैसे लिए थे बैंक से वो वाले हैं, उसका एक पार्ट है, प्लस उसमें से इंटरेस्ट लगने के बाद 20,000 पे इंटरेस्ट कितना लगा, 20,000 पे इंटरेस्ट लगा 5,600 रुपए का मान लो। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पैसे जनरेट हुए। तो एक्स्ट्रा पैसे कौन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे 5,600 रुपए का जो डिफरेंस आया वो किसने जनरेट किया, कॉमर्शियल बैंक ने। तो ये होता है फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन वाला, कि एक्स्ट्रा जो कंट्री में पैसे जनरेट हो रहे हैं वो कौन पैसे जनरेट कर रहा है, वो कर रहा है कॉमर्शियल बैंक। सेकेंडरी फंक्शन वित्तीय कार्य हमारे नहीं, कॉमर्शियल बैंक के। कितना टाइम लग रहा है, चलो अब देखो सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आता है, लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। भाई लॉकर सुना है ना, जो कॉमर्शियल बैंक है वो लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने भी लॉकर ले रखा है, मेरी बहन ने भी लॉकर ले रखा है, जिसमें कि मम्मी मतलब मेरी मम्मी तो खाली अपनी ज्वेलरीज रखती हैं, गोल्ड की ज्वेलरीज। वैसे ही जो विमेन है उनके लिए या किसी भी पर्सन के लिए लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में बहुत सारे लॉकर्स होते हैं जिसका हर महीने किराया देना पड़ता है लोगों को, और उसके बदले उन्हें लॉकर की फैसिलिटीज मिलती हैं जिसमें वो अपना कुछ भी सेफ आइटम है उसको रख सकते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को या मतलब इंडिविजुअल्स मतलब किसी एक व्यक्ति को सिर्फ नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है मान लो उसको मिलता है। जैसे कि हाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें जो सीबीएसई मान लो सीबीएसई अपने मान लो केंद्रीय विद्यालय कैंट वाला जो एक कैंपस है केंद्रीय विद्यालय का, उसमें अगले दिन केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है बोर्ड्स का 12th का। तो
क्या सीबीएसई एक दिन पहले उसी ब्रांच पे जो क्वेश्चन पेपर्स में पहुंचा देगा? नहीं पहुंचाएगा। वो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्कूल वगैरह बात नहीं हो रही है, मैं खाली एग्जांपल दे रही हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्वेश्चन पेपर्स या अपना कुछ सामान जो कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है उन्हें अगले दिन पहुंचाना है ब्रांच पे या कहीं पे, तो वो सब सामान इंस्टीट्यूशंस लॉकर में रखते हैं, लॉकर लेकर के कॉमर्शियल बैंक से। फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग्स करना, फॉरेन एक्सचेंज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक बार। फॉरेन एक्सचेंज एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कंट्री का, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब कि इंडिया मान लो गोल्ड में, ठीक है, किसी कंट्री से गोल्ड मंगा रही है या किसी कंट्री से, रशिया से उसने ऑयल मंगाया, या इंडिया ने इंडिया का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट का हिंदी क्या था, हाँ, निर्यात, एक्सपोर्ट। तो इंडिया का डिफेंस का जितना भी प्रोडक्ट है, जितने भी वेपन्स हैं इंडिया के डिफेंस के, तो वो इंडिया काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है। तो वैसे ही मान लो किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु का लेन देन हो रहा है कि दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में, इंडिया और किसी और देश के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है, उसको कौन देखता है? उसको देखता है कॉमर्शियल बैंक। थर्ड सेकेंडरी फंक्शन है इसका एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सरकारी बॉन्ड्स वगैरह की हमने बात की थी, तो उसका एक्सचेंज कौन करता है? ये वाला काम भी किसका है? कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक जो है उनको बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में ट्रेड करना होता है, ये उनके पास ऑप्शन ही है, उनका काम ही है कि वो करते हैं, और ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में जो है ये ट्रांजैक्शन करते हैं। गवर्नमेंट के कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, कुछ प्राइवेट बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं। कस्टमर जो है खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं बॉन्ड्स को और सिक्योरिटीज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि बहुत आराम से अलग अलग ऑप्शंस के साथ उन्हें मिल जाता है। लेट मी चेंज माय पेन। हाँ, बेसिकली होता क्या है इसमें, सेंट्रल बैंक के लेवल का काम नहीं होता है इसमें, जितना सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज वगैरह काम करता है बेसिकली। ओपन मार्केट, सेंट्रल बैंक तो चलो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का काम करता है, जिसमें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है, ये उसका काम होता है सेंट्रल बैंक का। इसमें कॉमर्शियल बैंक में क्या होता है वो ट्रेड करता है, ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, वस्तु बॉन्ड्स का और सिक्योरिटीज का। बॉन्ड और प्रतिभूतियों का, ठीक है, सिक्योरिटीज माने प्रतिभूतियां, तो उनका व्यापार करता है कॉमर्शियल बैंक। कस्टमर जो है बहुत ही अलग अलग उनके पास ऑप्शंस होते हैं, प्रोवाइडेड होते हैं, कॉमर्शियल बैंक उनको अलग अलग स्कीम्स देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, जिनकी वजह से बहुत आराम से बिना किसी लंबे प्रोसेस के बगैर, ठीक है, वो खरीद सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को और सिक्योरिटीज को, प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज की डेट तक, ठीक है, डिस्काउंट बिल्स जो हैं ऑफ बिजनेसेस, बिल का डिस्काउंटिंग जो है उसको कंसीडर किया जाता है बहुत ही फायदेमंद वाला इन्वेस्टमेंट, जिसको पैसा इन्वेस्ट करने पे बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसे हमें बदले में मिलेंगे, थोड़ा पैसा लगाने पे हमें ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्स जो है वो बिल्स की वजह से क्या होता है कि वो फंड्स का फ्लो को बेटर करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, स्टेडी करते हैं, स्टेबल करते हैं, ठीक है, उसमें स्थिरता लाते हैं बिल्स। While not becoming a risky venture during payment, as it is considered as a negotiable instrument, ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसी भी लिटिगेशन में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक काइंड का क्या होता है बेसिकली, इसको अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो इसका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है कि कितना पैसा लगाने पे हमें कितना मिल रहा है, तो ये हमेशा हाई रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्ट करने पे, अगर आप इस पे इन्वेस्ट करें, जो कमर्शियल बैंक से इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
उस पे उन्हें रिटर्न ज्यादा मिलता है उस पे, क्योंकि हमने पहले स्लाइड में क्या पढ़ा था कि मेन एम क्या है कमर्शियल बैंक का, प्रॉफिट बनाना, ठीक है, फायदा देखना कि कहाँ से उसको ज्यादा मुद्रा मिल रही है, कहाँ से उसका ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉफिट आउटपुट रेशियो जो है इसका हाई रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बैंक एज एन एजेंट, कमर्शियल बैंक जो है इसका एक और फंक्शन होता है जो कि प्रोवाइड करना फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज कस्टमर्स को एज एन एजेंट। तो मान लो कि कभी आपने देखा होगा, आप लोग जब ऑफिस से निकल रहे हो या स्कूल से निकल रहे हो तो आपको कई सारे ना फ्लायर्स या बैनर्स पकड़ाए जाते हैं कि आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, या फिर मिलता है कि आइए हमारी शॉप पे आइए, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। तो वो सब एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ इतना डिस्काउंट चल रहा है, आप हमारी शॉप पे आइए, जो सेल्स मैन होते हैं या सेल्स वुमेन होती हैं। तो वैसे ही कॉमर्शियल बैंक अलग अलग स्कीम्स तो चला दी कॉमर्शियल बैंक ने। अब उन स्कीम्स के बारे में बताएगा कौन, तो उन स्कीम्स के बारे में कॉमर्शियल बैंक कुछ लोग रखता है जिनका काम ही यही होता है कि वो कस्टमर्स को जितनी भी सर्विसेज उनको मिलती हैं उसके बारे में अवेयर करे, उसके बारे में उनको जागरूक करे। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करता है, ट्रस्टी के तौर पे काम करता है, एग्जीक्यूटर के तौर पे काम करता है, कस्टमर ओन्ड एस्टेट का। ग्राहक की संपत्ति के प्रशासक, ट्रस्टी या कार्यकारी के रूप में कार्य करना, ये एक इसका फंक्शन होता है। ये असिस्ट करता है, मतलब मदद करता है कस्टमर्स की टैक्स रिटर्न्स में। आप लोग ने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, या आप अगर जॉब करते होगे तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, आईटीआर फाइल करते हो। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। यहाँ पे बेसिकली टैक्सेशन, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया तो थोड़ा बहुत जो टैक्सेशन का पार्ट पढ़ाया था उसमें यही था कि जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, हम मान लो मेरी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है तो वो टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस टैक्स रिटर्न्स की बात हो रही है। जैसे मान लो मेरी सैलरी, आपने सुना होगा अगर आप जॉब करते हो कि हाँ टीडीएस कटा है ना, तो टीडीएस कटने पे होता ये है कि आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा कटता है जो कि आपको बाय द एंड ऑफ जब आईटीआर फाइल करते हो तो आपको मिलता भी है वापस, तो वो होता है टैक्स रिटर्न, जो कि अभी इसमें बहुत डीप में जाने जरूरत नहीं है, खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो टैक्सेशन वाला पूरा एक अलग से चैप्टर लेकर के आऊंगी, उसमें आपको पूरा टैक्सेशन पढ़ाया जाएगा। टैक्स रिफंड्स में हेल्प करता है कमर्शियल बैंक, और इसी टाइप की जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड काम है उसमें मदद करता है कस्टमर्स की। ये लोन इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये कमर्शियल बैंक ये कभी भी नहीं कहता है, मतलब आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपके पास 4 महीने बाद पैसे आ गए, आपने तुरंत दे दिया। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या आपको सजेस्ट करता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे करके हर महीने, ये आपका काम आराम से करने के लिए, आप ही की मदद करने के लिए कहता है कि इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीने पैसा वापस करो लोन का, जिससे आपके ऊपर बर्डन आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी हेल्प करता है कस्टमर्स को। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स में क्या आ जाएगा, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। अगर आप बैंक नहीं आना चाहते, अगर आपको एकदम तड़कती धूप में स्कूटी या कार लेकर के नहीं जाना है, छोटा सा काम है उसके लिए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। घर बैठे अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे नेट बैंकिंग करके अपने जितना बैंकिंग का काम है उसको कर सकते हो। प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, चेक्स का प्रोसेस करना। चेक सुना है ना, चेक क्या होता है, चेक ड्राफ्ट्स। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक देश में किन किन टाइप के होते हैं? सेंट्रल बैंक में हमने टाइप्स इसलिए नहीं पढ़े थे क्योंकि देश में खाली एक ही सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। लेकिन हमारी कंट्री में बहुत सारे टाइप के कमर्शियल बैंक हैं। बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं जो कि 3 कैटेगरीज के अंडर में आते हैं, 3 टाइप्स के अंडर में। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक, और विदेशी बैंक फॉरेन बैंक। इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लो, जस्ट इन केस। मान लो कि अगर एग्जाम में पूछता है कि जो कि पूछ भी सकता है कि ये वाले इसमें से कौन सा बैंक है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले लो, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनको पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी बैंक्स हैं, ये पूरे के पूरे इनकी जो ओनरशिप है, इसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये किसके अंडर में, ये किसके नाम पे है? ये सरकार के नाम पे है। इसको गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वो बैंक्स जो कि कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, किसी एक नॉर्मल इंसान ने कोई बैंक खोला है, वो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। वो होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक है, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में फर्स्ट, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में जितने भी एग्जांपल आपको और याद आए उसको कमेंट डाउन करो कि मैम ये वाले बैंक्स भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंडर में या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर में या फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं जो कि इंडिया में है। फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंक्स, फॉरेन बैंक्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं ओवरसीज विद इन अ फॉरेन नेशन। मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई बैंक है जो कि इंडिया में उसकी ब्रांच जो इंडिया में काम कर रहा है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डॉयचे बैंक। डॉयचे बैंक जो है वो जर्मनी का एक बैंक है जिसके ब्रांचेस इंडिया में भी है। ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि फॉरेन में जाकर, दूसरे देश में जाकर, दूसरी कंट्री में जाकर के काम करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डॉयचे बैंक, बार्कलेज बैंक। इसके और बहुत सारे इंडिया में और भी बैंक है जो ओवरसीज बैंक है, जो कि फॉरेन कंट्री, जो दूसरे देश के बैंक जो इंडिया में काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब जब टाइम बीता उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक आना स्टार्ट हुए, देश में बनना स्टार्ट हुए। सबसे पहले आया आरबीआई, 1934 में स्टैब्लिश हुआ, स्थापित किया गया। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक ये दोनों ज्यादा मात्रा में, ज्यादा नंबर में कब आए, इनकी संख्या कब बढ़ी देश में? एलपीजी 1991 के बाद। जब एलपीजी 1991 आया, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब हम लिबरलाइजेशन जब हम ट्रेड करते हैं कंट्रीज से, ठीक है, उसमें पहले बहुत ज्यादा बांध के रखा था सरकार ने कि बहुत सारे रूल्स लगा रखे थे कि इतना परसेंटेज लगेगा, इतना परसेंटेज लगेगा, इतने टैक्सेस लगेंगे, इन सारी चीजों का। या बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी थी कि इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपको अगर इतना दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करना है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना ज्यादा। तो उसको कम कर दिया, वो हो गया लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है कि देश में और ज्यादा प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर के आना, तो वो होता है प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा दूसरे देशों से व्यापार करना, तो वो होता है ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो पूरा टॉपिक है ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम अभी किसी एक लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और विदेशी बैंक्स, फॉरेन बैंक्स का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े जब एलपीजी आया, ठीक है। अब एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनको इंटरेस्ट किया गया है विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, क्या उसका काम है फिस्कल पॉलिसी बनाना? सही या गलत, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ। क्या सेंट्रल बैंक फिस्कल पॉलिसी बनाता है?
फॉल्स, गलत। क्यों? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है, सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सब में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था, कौन सा ईयर, कौन सा क्लोज ऑप्शन आपको लग रहा है? एग्जैक्ट नहीं, क्लोज ऑप्शन। किस साल में इसको स्थापित किया गया था? 1694 में, 1844 में, 1935 में या 1969 में? कौन सा क्लोज ऑप्शन है? यहाँ पे एग्जैक्टली जो ईयर है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट अभी कौन सा क्लोज ईयर है? आंसर दो आप लोग कमेंट में, उसके बाद फिर ठीक करते हैं आंसर। The correct option is not 1935, it's 1934. सबसे क्लोज ऑप्शन था 1934। 1934 में स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई, और आरबीआई 1935 में इसने ऑपरेशंस अपना स्टार्ट किया था, काम करना आरबीआई ने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 में। इसको अपने नोट्स में एक बार ठीक कर लेना। इन सब में से कौन सा फंक्शन आरबीआई का है? इन्वेस्टिंग इन पब्लिक वेलफेयर, डीलिंग विद जनरल पब्लिक, एक्सटेंडिंग लोन टू पब्लिक, ऑल ऑफ द अबव। जन कल्याण के लिए निवेश करना, सामान्य जनता से सीधे लेन देन करना, जनता को ऋण प्रदान करना, लोन प्रोवाइड करना, या फिर उपरोक्त तो जितने भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जितने भी हैं सब सही हैं। ए, बी, सी या डी? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं मैंने इस लेक्चर में, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वन, जन कल्याण के लिए निवेश करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। क्या आप ही देखो ना कि जनरल पब्लिक के लिए कौन काम करता है? कॉमर्शियल बैंक। लोन पब्लिक को कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक। ऑल ऑफ द अबव तो फिर सही नहीं होगा जब दो ऑप्शन गलत है तो इसका बचा हुआ ऑप्शन कौन सा हुआ? इन्वेस्टिंग इन फॉर पब्लिक वेलफेयर। इन सब में से एपेक्स इंस्टीट्यूशन बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में किसको कहा गया है? कॉमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को, गवर्नमेंट बैंक को, फॉरेन बैंक को? किसको एपेक्स बैंक का दर्जा दिया गया है? किसको सर्वोच्च संस्था का दर्जा दिया गया है? कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बैंक या फॉरेन बैंक? The correct option is A, not A, B. करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक को दर्जा दिया गया है सर्वोच्च संस्था होने का देश में, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। मनी, मुद्रा जो है, ठीक है, पैसे का कार्य यह है कि वह एक फंक्शन बताना है पैसे का, मुद्रा का। स्टोर ऑफ करेंट, स्टोर ऑफ स्टॉक्स, स्टोर ऑफ वैल्यू या नन ऑफ द अबव। वर्तमान का जितना भी भंडार है, शेयरों का भंडार, मूल्य का भंडार, या उपरोक्त में से सभी कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। कौन सा है और सही उत्तर?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, पेपर उठा के चाहे देख लो। पहले आरओ यारो जो वन एग्जाम्स थे जितने भी, उसके आरओ यारो का था एसएससी, ये बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता था, बट अब ये एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछने लगा है जिसमें कि आपको थोड़ा सोचना पड़े, तो सोचने का ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा आप सोच नहीं सकते इस क्वेश्चन के लिए। स्टोर ऑफ अ वैल्यू, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पैसे का मेन फंक्शन जो है, पैसे का जो मेरे पास अगर मान लो 10 रुपए जो है, तो 10 रुपए का मेन काम क्या है, उसमें कितना वैल्यू स्टोर है, 10 रुपए से मैं क्या क्या चीजें खरीद सकती हूँ, ठीक है, तो उसका स्टोर ऑफ अ वैल्यू कि उस 10 रुपए में कितनी वैल्यू है, वो उसका मेन फंक्शन हुआ। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम है वो मेनली किसके द्वारा किया जाता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है इस लेक्चर में। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, विश्व बैंक, ए बी सी या डी। तो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, कंट्री में मनी और ज्यादा कौन क्रिएट कर रहा है, वो कर रहा है कॉमर्शियल बैंक हमारा। बहुत अच्छे से इसको समझाया भी है, अगर ये नहीं कर पाए तो मार खाओगे फिर तुम लोग इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, तो मैंने इसका जो रीजन है वो यहाँ पे आंसर का रीजन भी बताया है। मैंने समझा तो दिया पूरा चार्ट पार्ट बना के, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग नोट चाहिए हो तो ये मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि क्यों आरबीआई पैसा तो क्रिएट कर रहा है, उसके पास मशीन है कि वो पैसा प्रिंट कर रहा है, लेकिन फिर भी क्रेडिट क्रिएशन का काम क्यों सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के पास है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, मनी सप्लाई इज इक्वल टू, मनी सप्लाई के बराबर इन सब में से किसके बराबर होती है, मनी सेव्ड इन पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स ओनली, टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the government, total stock of money circulating in an economy या total flow of money circulating in an economy। मतलब केवल डाकघर बचत बैंक में बचाई गई धनराशि जितनी भी होती है वो होता है मनी सप्लाई, या फिर सरकार द्वारा रखे गए कुल धन का स्टॉक जितना भी है वो, या अर्थव्यवस्था में प्रचलित कुल मुद्रा का स्टॉक, या फिर अर्थव्यवस्था में प्रवाहित कुल धन का प्रवाह। इन सब में से कौन सा, मतलब आपको क्या लगता है कि मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है इन सब में से, ए बी सी या डी? कर दिया कमेंट? सही ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में प्रवाहित कुल धन का प्रवाह। अभी इस टाइम पे कितना टोटल फ्लो ऑफ मनी सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, उसको कहते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो मैंने इस लेक्चर में खाली इतने ही एमसीक्यूज डाले क्योंकि इसमें बाकी जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब से रिलेटेड, वो ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में करा चुकी हूँ, उसको रिपीट कराने का कोई फायदा था नहीं। तो अभी इतने ही क्वेश्चन थे,
आउट ऑफ 7 क्वेश्चन कितने मार्क्स आए उसको कमेंट करो, और पिछले लेक्चर्स के भी जो मार्क्स हैं आपके कमेंट करो। बाकी कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो कि करंट अफेयर्स आता है हमारे एग्जाम में, तो न्यूज़पेपर पढ़ने पे अगर मान लो आरबीआई ने कुछ किया है, रेपो रेट बढ़ा दिया या सीआरआर गिर गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सीआरआर है क्या, रेपो रेट है क्या, या आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ कर दिया, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो न्यूज़पेपर में जो चीजें वो समझ में आए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो उस वजह से हमारे लिए सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर आई गेस मैं ट्राई करूंगी कि हमारा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अदरवाइज इस टॉपिक से कनेक्टेड और हमारे सिलेबस में टॉपिक होगा, उस पर हम लेक्चर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।